जय हिंद ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। देखो आज के इस वीडियो में हमें ना विश्व जो जनसंख्या वाला टॉपिक पढ़ रहे थे 11th-12th क्लास की ज्योग्राफी का जो सेकंड चैप्टर था उसके बारे में मैंने कल थोड़ा सा बताया था कि किस प्रकार से चैप्टर को हमें पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में हम विश्व जनसंख्या के बारे में जितना हो सके, आज जितना लंबा वीडियो हो सकता है, मेरे हिसाब से काफी लंबा हो सकता है क्योंकि आज हम बहुत कुछ इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखो विश्व जनसंख्या वाला जो चैप्टर था आपने, मैं बताऊं आपको, एक चैप्टर पढ़ रहे थे विश्व जनसंख्या। अपने मानव भूगोल का एक छोटा सा टॉपिक है विश्व जनसंख्या। विश्व जनसंख्या में हम इसमें तीन महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे। विश्व जनसंख्या वितरण, इसके अलावा इसके घनत्व की बातचीत करेंगे और वृद्धि की बात करेंगे। यानी विश्व वितरण, घनत्व और वृद्धि की बात। विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि अपना चैप्टर है। इस चैप्टर के अंतर्गत तीनों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। हमने सबसे पहले कल मैंने बात की थी विश्व जनसंख्या। देखो जनसंख्या किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो जनसंख्या। जनसंख्या किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत जनसंख्या किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत एक निश्चित समय में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। जनसंख्या कहलाती है। अब देखो हम किसी क्षेत्र विशेष की, किसके बारे में जनसंख्या की बातचीत कर रहे हैं? हम विश्व की जनसंख्याओं के बारे में बातचीत करें। विश्व की जनसंख्या के बारे में क्षेत्र विशेष यानी हम विश्व की जनसंख्या का अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत। तो देखो बात करें 21वीं सदी की। 21वीं सदी के प्रारंभ में, 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या, ध्यान रखना, विश्व की जनसंख्या लगभग 600 करोड़ थी। ध्यान रखना, विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 600 करोड़। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, 2013 के अनुसार, 2013 के अनुसार विश्व की जनसंख्या 714 करोड़। ध्यान रखना 714 करोड़ है। देखो विश्व की जनसंख्या के बारे में एक महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान रखना, किनका है? उन्होंने कहा कि विश्व की जनसंख्या में असमान वितरण पाया जाता है। तो ध्यान रखना महत्वपूर्ण कथन है जॉर्ज बी क्रेसी का। जॉर्ज बी क्रेसी, इनका एक कथन है। किसके संदर्भ में इनका कथन है? एशिया के संदर्भ में कथन है इनका। तो इन्होंने क्या कहा था कि एशिया महाद्वीप में, ध्यान रखना, एशिया महाद्वीप में बहुत अधिक, यानी बहुत अधिक स्थानों पर कम जनसंख्या या बहुत अधिक क्षेत्रफल पर कम जनसंख्या, वह बहुत कम क्षेत्र में अधिक जनसंख्या निवास करती है। अधिक जनसंख्या निवास करती है। अधिक जनसंख्या निवास करती। जॉर्ज बी क्रेसी के कथन याद रखना, एशिया महाद्वीप में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग या जनसंख्या, या वह बहुत कम क्षेत्र या स्थानों पर बहुत कम क्षेत्र में अधिक जनसंख्या निवास करती है। किस महाद्वीप के संदर्भ में कहा था? एशिया महाद्वीप में। इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि जनसंख्या का असमान वितरण पाया जाता है। अब इसमें हम जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका, तो ये जनसंख्या के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अब हम वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में बातचीत करेंगे। देखो
हम सबसे पहले बात करते हैं वितरण की। जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वितरण। देखो जनसंख्या वितरण का तात्पर्य क्या होता है? जनसंख्या वितरण का तात्पर्य क्या होता है? देखो जनसंख्या वितरण है पृथ्वी के भूपृष्ठ पर, पृथ्वी के भूपृष्ठ पर, पृथ्वी के भूपृष्ठ पर लोगों का फैलाव, लोगों का फैलाव, पृथ्वी के भूपृष्ठ या पृथ्वी के धरातल पर लोगों का फैलाव क्या कहलाता है? जनसंख्या वितरण कहलाता है। याद रखना, संपूर्ण पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। संपूर्ण पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। आप इसमें कोटेशन, वो जॉर्ज बी जो कथन है, जो टिप्पणी दी है, जो कमेंट कर रखा है किसने, जॉर्ज बी क्रेसी ने, का एशिया के बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग निवास करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व में जनसंख्या का असमान वितरण पाया जाता है। इसको हम इस संदर्भ में भी समझ सकते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी के 90% क्षेत्र, यानी मैं कह रहा हूं स्थल मंडल की बात कर रहा हूं, 90% क्षेत्र पर 10% जनसंख्या निवास करती है, 10% जनसंख्या निवास करती है, और 10% क्षेत्र पर 90% जनसंख्या निवास करती है। यह भी ध्यान रखना, 10% क्षेत्र पर 90% जनसंख्या निवास करती है। एक बात याद रखना, यहां पर भी याद रखना, विश्व की 60% जनसंख्या, विश्व की 60% जनसंख्या, साथ साथ में आप लिखते भी जाना, विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या? 60% जनसंख्या विश्व के 10 देशों में निवास करती है, विश्व के 10 देशों में निवास करती है। ये याद रखना, कितनी? विश्व की 60% जनसंख्या विश्व के कितने देशों में निवास करती है? विश्व के 10 देशों में निवास करती है। अब विश्व में 10 देश, उनमें से 6 देश तो कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन कौन से देश है? देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे हम बता रहा हूं, सबसे पहले चीन, चीन के बाद में भारत आएगा, भारत के बाद में यूएसए, यूएसए के बाद में इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद में ब्राजील आता है, ब्राजील के बाद पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान के बाद नाइजीरिया, नाइजीरिया के बाद में बांग्लादेश आता है, बांग्लादेश के बाद में रूस, रूस के बाद में कौन आता है? मैक्सिको आता है। ये 10 देश है, ध्यान रखना। तो 10 के टॉप 10 देश कौन कौन से हैं? 1 नंबर पर चीन है, 2 नंबर पर भारत है, 3 नंबर पर यूएसए, 4 नंबर पर इंडोनेशिया, 5 नंबर पर ब्राजील, 5 नंबर पर ब्राजील हो जाएगा, 6 नंबर पर पाकिस्तान हो जाएगा, 7 नंबर पर नाइजीरिया हो जाएगा, 8 नंबर पर बांग्लादेश हो जाएगा, 9 नंबर पर रूस हो जाएगा, रशिया, और 10 नंबर पर मैक्सिको हो जाएगा। यानी इन टॉप 10 देशों में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। इनमें से 6, याद रखना, इनमें से 6 देश कौन से महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन कौन से स्थित है एशिया महाद्वीप में? जैसे चीन हो गया, भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, कौन सा? बांग्लादेश, और रशिया हो गया। तो कितने हो गए? चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश और रशिया। ब्राजील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, यूएसए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, और इसके अलावा मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ये हो गए
जनसंख्या की दृष्टि से 10 सबसे बड़े। अगर हम बात करें यहीं पर ही क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े 10 कौन से हैं, तो याद रखना सबसे पहले रशिया आएगा, रूस आ जाएगा, इसके बाद रशिया रूस, मैं ये कह रहा हूँ यूएसएसआर होता पहले, सोवियत संघ 1991 के बाद में इसका विघटन होने के बाद में आपको पता है शीत युद्ध का दौर चल रहा था, विघटन के बाद में टूट के क्या हो गए 15 देश अलग हो गए, उसके बाद में इसको रूस के नाम से जाना जाता है। पहला रूस हो गया, उसके बाद अमेरिका, दो नंबर पर कनाडा हो जाएगा, सॉरी, 3 नंबर पर कौन हो जाए चीन, 4 नंबर पर यूएसए, 5 नंबर पर ब्राजील, ध्यान रखना 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, 7 नंबर पर भारत और 8 नंबर पर अर्जेंटीना होगा। तो ये ध्यान रखना, हमने बात की थी वितरण के बारे में। एक बात फिर से कह देता हूँ, विश्व में जनसंख्या में असमान वितरण पाया जाता है, ध्यान रखना विश्व जनसंख्या का असमान। इसका उदाहरण हम भारत की जनसंख्या भी ले सकते हैं, इसके अलावा राजस्थान की जनसंख्या भी ले सकते हैं, इनको नोट डाउन कर लेना यहाँ तक। देखो हम आगे बात करते हैं असमान कैसे पाया जाता है। देखो जैसे ये अपना प्यारा सा राजस्थान है, असमान जनसंख्या कैसे पाई जाती है विश्व में। देखो राजस्थान में यहां पर एक इस प्रकार से ये अरावली रेंज है, अरावली श्रृंखला है, अरावली श्रृंखला के इस तरफ आपको याद रखना 60% भूभाग पर राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पर 40% भूभाग पर राजस्थान की कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है, 60% जनसंख्या निवास करती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर जनसंख्या का असमान वितरण पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना आपको विशेष तौर पर। इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसमें जनसंख्या घनत्व। देखो इसी में आगे हम जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, जनसंख्या का घनत्व, तो उसका अध्ययन करेंगे। वितरण तो हो गया, वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हम अभी जस्ट पढ़ लेंगे। सबसे पहले टॉपिक में बात करें तो जनसंख्या घनत्व की बात करें। जनसंख्या घनत्व, देखो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, ध्यान रखना जो भूमि की प्रति इकाई है ना, भूमि की प्रति इकाई, जैसे मान लेना ये हो गई भूमि की प्रति इकाई। इस भूमि की प्रति इकाई में उस पर रह रहे लोगों के, याद रखना उस पर रह रहे लोगों, इसमें पूरे में, यानी हम बात करेंगे जनसंख्या की, किस पर, क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्र आपको पता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी ये पर्टिकुलर क्षेत्र है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के रूप में इसको मापा जाता है। तो देखो याद रखना, इसकी परिभाषा भी याद रखना, प्रति वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। इसे ध्यान रखना, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। जैसे ये प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया, पर्टिकुलर कोई क्षेत्र हो गया। जैसे इसका सूत्र भी याद रखना, ये इसका सूत्र है, यानी कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। 10 ध्यान रखना, हम बात करते हैं इसकी, ये हो गया 10 वर्ग किलोमीटर। तो हमारे पास क्षेत्रफल कितना आ गया 10। देखो मैं बताऊं, आज के 2 से 3 साल पहले यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो चुका है। क्वेश्चन कैसे आया था, इसी सूत्र के अकॉर्डिंग पूछा गया था कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या 15,000 है और उस क्षेत्र का, यानी कोई क्षेत्र है जिसका मैं बता सकता हूँ उसका क्षेत्रफल लगभग 15 से 20 वर्ग किलोमीटर है, उसमें निवास करने वाली जनसंख्या 500 है। तो बताइए उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कितना है। इस हिसाब से प्रश्न आने की संभावना यहाँ सबसे ज्यादा बनती है। तो ये आप विशेष तौर पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि इस प्रकार से प्रश्न आ भी सकते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, जनसंख्या घनत्व के बारे में याद रखना कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में इसको मापा जाता है। इसका क्षेत्र, इसका जो सूत्र होता है वो कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, जो आपकी किताब में लिखा हुआ है जनसंख्या बटा क्षेत्रफल, यानी पर्टिकुलर किसी क्षेत्र की जनसंख्या हो जाती है और उसका वहां का क्षेत्रफल हो जाता है। जैसे मैं बात करूं, अपने भारत की बात कर लेते हैं, तो आपको पता है भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है। और आपको पता है भारत की जनसंख्या 121 करोड़, 121.2 करोड़ है, 121.2 करोड़ है। तो भारत की जनसंख्या हो गई, ये इसका क्षेत्रफल हो गया, ये क्षेत्रफल ये जनसंख्या। तो ध्यान रखना भारत का जो जनसंख्या घनत्व आएगा वो 383 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आएगा।
इसी को एक उदाहरण के रूप में मैं और समझाऊं तो हम देखो राजस्थान की बात करते हैं। किसकी बात करें? राजस्थान। तो राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ये राजस्थान का क्षेत्रफल है और राजस्थान की जनसंख्या 6,85,00,000 के लगभग है। तो मैं देखेंगे कि राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आएगा। निकाल के देख लेना आप। तो इसी हिसाब से बता रहा हूं मैं, आपकी किताब में भी इसका बहुत अच्छा उदाहरण दे रखा है, तो उस उदाहरण के माध्यम से देख लेना। सूत्र याद रखना, जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। उसमें किसी क्षेत्र की, जैसे मान लेना किसी क्षेत्र में 1000 क्या है जनसंख्या निवास करती है और उसका क्षेत्रफल कितना है 10 वर्ग किलोमीटर है। 10 तो देखना 0 से 0 तो उसका कितना हो जाएगा, लगभग 100 हो जाएगा। ध्यान रखना उसका जनसंख्या घनत्व। इसके आधार पर जनसंख्या घनत्व को आप परिभाषित कर सकते हैं। इसके अंतर्गत देखो, अब हम बात करें जनसंख्या घनत्व हो गया, अपना वितरण हो गया। अब जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक है। देखो जनसंख्या वितरण, यहाँ घनत्व भी ले सकते हैं आप, चाहे इसको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना, इसके कारक सेम होंगे। ध्यान रखना उदाहरण चेंज हो सकते हैं। जैसे विश्व की ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे तो हम विश्व के बहुत सारे देशों के उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ जाम्बिया ताम्बरपेटी में सघन जनसंख्या निवास करती है। इसके अलावा भारत का आएगा तो भारत के संदर्भ में उसके उदाहरण ले लेंगे यहाँ पर। तो हम जनसंख्या वितरण की बात करते हैं। सबसे पहले जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारण, प्रभावित करने वाले कारक। देखो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख 3 कारक हैं। कितने कारक हैं? 3 कारक है, याद रखना। ये 3 कारक कौन कौन से हैं उनको आप विशेष तौर पर ध्यान रखना, उनका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। पहला कारक है भौतिक कारक। भौतिक कारक इसी प्रकार से लिखना है। दूसरा कारक है इसमें ध्यान रखना आर्थिक कारक। आर्थिक कारक। तीसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक एवं, यहां लिख देता हूं मैं, सांस्कृतिक कारक। यहां से हर बार 2-3 नंबर का क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती है, तो ये ध्यान रखना। 3 कारक है, भौतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। हम इसकी बात करें इन तीनों कारकों की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक कारक की। देखो भौतिक कारक की बात करें तो भौतिक कारक में 4 कारक है। वैसे भौतिक कारक में खूब सारे कारक है। तो पहला इसका कारक हो गया जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता। इसके अलावा दूसरा कारण हो जाएगा उच्चावच। तीसरा होगा मृदा और चौथा कारक हो जाएगा जलवायु। इसके 4 कारक है। आर्थिक कारक में 3 प्रमुख कारक आते हैं। पहला आता है खनिज, इसके अलावा औद्योगिकरण, इसके अलावा नगरीकरण। इस प्रकार से उसको चार्ट के माध्यम से आप इसे लिख लेना। तो इन कारकों को, इन एक कारकों का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कौन से कारक? भौतिक कारकों का अध्ययन करेंगे कि भौतिक कारक में कौन कौन से कारक आते हैं। तो भौतिक कारक में या भौगोलिक कारक में 4 कारक आते हैं। भौगोलिक या भौतिक कारक में कौन कौन से? जल की उपलब्धता, उच्चावच, मृदा और इसके अलावा जलवायु। एक एक के बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। देखो मैं आपको वैसे लिखा दूंगा लेकिन बोल के भी लिखा सकता हूं कि क्या होगा, आप समझने की कोशिश करना, मैं इनको समझा रहा हूं चारों कारकों को, है ना। देखो सबसे पहले जल की उपलब्धता, 1 नंबर पर जो कारक अपने पास में, तो यहां लिख लेता हूं मैं जल की उपलब्धता। ये पहला कारक है, जल की उपलब्धता। क्या होता है जल की उपलब्धता? देखो जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आप तत्व मान सकते हैं, जो मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। क्यों? हमें जीवन जीने के लिए जल की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है।
तो मुझे एक बात बताओ, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करेगी, जहां पर आसानी से क्या उपलब्ध हो सके, जल। क्योंकि जल पानी पीने के लिए, उद्योग के लिए, सिंचाई के लिए, सब में आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए उन क्षेत्रों में लोग रहने को प्राथमिकता देते हैं जिन क्षेत्रों में जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और उन्हीं क्षेत्रों में लोग आसानी से रह सकते हैं। अब आप बताओ, जिन क्षेत्रों में जल की उपलब्धता ज्यादा होगी उस क्षेत्र में लोग अधिक निवास करेंगे, तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित जल करेगा या नहीं करेगा, करेगा। क्योंकि जिन क्षेत्रों में अधिक जल या आसानी से उपलब्ध हो जाता है वहां लोग अधिक निवास करेंगे, क्योंकि सिंचाई की उपलब्धता हो जाएगी, उद्योगों के लिए हो जाएगा, पीने के लिए हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण दे सकते हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, या जितनी भी सभ्यताएं हैं उन सारी सभ्यताओं वो किसके किनारे है, किसी नदी के किनारे विकसित हुई है, याद रखना। तो आप याद रखना, वैसे मैं लिखा देता हूं। देखो, जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, लिख सकते हो आप साथ साथ में, जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, अतः कारक है, अतः लोग उन क्षेत्रों में बसने के लिए प्राथमिकता देते हैं जिन क्षेत्रों में जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यहाँ उदाहरण आप लिख सकते हो, ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है, और भी ज्यादा बहुत कुछ लिखने की आवश्यकता है, तो इस हिसाब से बता सकते हैं कि जल पानी पीने के लिए, उद्योग के लिए, नौ संचालन के लिए, परिवहन के लिए, बहुत सारी चीजों में जल की क्या नहीं सहायता करता है। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो कि विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हैं भी सभ्यताएं हैं वह ज्यादातर जल के किनारे ही विकसित हुई है, ऐसे लिख सकते हो आप इसके बारे में। दूसरे कारक की बात करें हम, दूसरा है भू आकृति या उच्चावच की बात करें, भू आकृति की बात करते हैं। देखो, भू आकृति की बात करें, लोग हमेशा समतल मैदानों या जो मंद ढाल वाला क्षेत्र है ना, वहां प्राथमिकता देते हैं निवास, क्योंकि वहां पर आसानी से उनको किसकी उपलब्धता, परिवहन की उपलब्धता हो जाती है, सिंचाई के लिए कृषि की उपलब्धता, मैदान मिल जाते हैं, वहां पर आसानी से क्या कर सकते हैं, वो निवास कर सकते हैं। आपको याद हो, आपने पहले भी पढ़ा होगा, कहीं नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ, विश्व में सर्वाधिक, यानी कह सकता हूँ कि विश्व की 90% आबादी, आप ये लिख भी सकते हो, विश्व की 90% आबादी 500 मीटर से नीचे निवास करती है, यानी 500, यानी ये 500 मीटर की ऊंचाई है ना, यहां तक विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी, 90% आबादी निवास करती है। तो लोग उन्हीं क्षेत्रों में प्राथमिकता देते हैं, ध्यान रखना, जहां पर समतल मैदानी क्षेत्र हो या मंद ढाल वाला क्षेत्र हो, वहां पर लोग निवास अधिक करते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में देने की मुख्य वजह है, यहाँ पर फसलों का आसानी से क्या हो सकता है, उत्पादन हो सकता है, कृषि कार्य ढंग से किया जा सकता है, इसी कारण लोग वहां पर निवास अधिक करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र या पठारी क्षेत्र में इसलिए निवास नहीं करते हैं क्योंकि वो परिवहन के लिए अवरोधक होते हैं, इसके लिए वहां पर आसानी से बहुत सारी चीजों की, जो मानव को जिसकी जरूरत होती है, वो आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो इसको लिख लेना साथ साथ में, मैं बता देता हूं, ठीक ना। लोग समतल मैदानों और मंद ढाल पर
बसने को वरीयता देते हैं, वरीयता देते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में फसलों का उत्पादन, इन क्षेत्रों में फसलों का उत्पादन, सड़क निर्माण, उद्योग, सड़क निर्माण हो गया, उद्योग के लिए मैदानी क्षेत्र या समतल क्षेत्र अनुकूल होते हैं, अनुकूल होते हैं, अनुकूल होते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र में, पर्वतीय व पहाड़ी क्षेत्र में, पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र में परिवहन अवरोधक होने के कारण लोग वहां कम निवास करते हैं, निवास करते हैं, या वहां उन क्षेत्रों में वो कम वीर्यता देते हैं, उन्हें ध्यान रखना। जैसे मैं आपको बताऊं, भारत में इसमें उदाहरण लिख सकते हो, जैसे भारत का गंगा का मैदान सघन बसा क्षेत्र है, सघन बसा क्षेत्र है, जबकि हिमालय क्षेत्र में जनसंख्या बहुत कम निवास करती है, यहाँ पर उन कम निवास करती है। इन क्षेत्रों में ट्राइबल जनसंख्या होती है, जनजातीय जनसंख्या, वो यहाँ निवास करती है, जिनका मुख्य कार्य पशुपालन करना होता है। गुज्जर, बकरवाल, भूटिया, वो जनजातियां यहाँ पर निवास करती है। तीसरा कारक भूआकृति हो गया, ध्यान रखना। चौथा कारक है जलवायु। 4 कारक पढ़ेंगे आज, इनके नेक्स्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिर अगला है चौथा, तीसरा हो गया जलवायु। कौन सा कारक हो गया? जलवायु। देखो, जिस क्षेत्र की जलवायु बहुत अधिक अच्छी होगी, अनुकूल होगी, वहां पर मानव अपना जीवन यापन या जीवन जीना या मानव के बसाव के लिए बहुत अच्छी होती है। जैसे मैं बताऊं, विश्व की बहुत सारा, जैसे मान लेना ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ये विषुवत रेखा है, यहाँ पर ये 5 डिग्री उत्तरी हो जाएगा, 5 डिग्री दक्षिणी, यानी डोल्ड्रम वाला क्षेत्र जो अति उष्ण है, अति उष्ण। और ये वाला क्षेत्र है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इस वाले क्षेत्र में ध्रुवीय जलवायु पाई जाती है, आपको पता है, ध्रुवीय। तो यहाँ पर ये शीत वाला क्षेत्र है दोनों जगह। तो इन दोनों क्षेत्रों पर लोग अपने, यानी दोनों क्षेत्रों पर लोग कम निवास करेंगे। इनकी अपेक्षा ध्यान रखना, जैसे भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र विश्व की सर्वाधिक सबसे अच्छी अनुकूल जलवायु में से एक है। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और शीतोष्ण उपोष्ण कटिबंध के बीच में भी विश्व में बहुत सारे लोग रहते हैं। आप याद देख लेना, 0 डिग्री से लेकर, मैं कह सकता हूँ 5 से लेकर 45 डिग्री उत्तरी और 5 से लेकर 45 डिग्री दक्षिणी, इन दोनों गोलार्धों में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि यहाँ पर अनुकूल जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर ध्यान रखना। तो आप इसके अंतर्गत लिख सकते हो, अति उष्ण व ठंडे, अति उष्ण व ठंडे मरुस्थलीय या मरुस्थलीय क्षेत्र में विषम जलवायु मानव जीवन के लिए अनुकूल नहीं
है। मानव उसी क्षेत्र में बसाव करता है जहां उसके अनुकूल जलवायु पाई जाती है। जलवायु पाई जाती है। जैसे याद करो क्या, मानव भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में जलवायु प्रदेश अच्छा होने के कारण वहां अधिक निवास करता है। यानी मानव भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश बहुत अच्छा है विश्व में, तो इसी कारण, अच्छा होने के कारण वहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। वहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। मरुस्थलीय व अति उष्ण क्षेत्र की अपेक्षा। ये याद रखना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मानव उसी क्षेत्र में रहना पसंद करता है जहां पर अच्छी जलवायु होती है। जिस क्षेत्र की जलवायु अच्छी होती है, मानव बसाव के लिए सबसे अनुकूल वो क्षेत्र अपने आप है। जैसे मान लेना मरुस्थलीय क्षेत्र में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में जनसंख्या बहुत ही कम निवास करती है। इसके अलावा शीत मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, इसके अलावा बहुत पहाड़ी क्षेत्र हो गया, वहां पर अनुकूल जलवायु नहीं मिलती है। बर्फीले क्षेत्र है, वहां पर अत्यधिक मानव बसाव के लिए वो अनुकूल नहीं है। इसीलिए मानव उनकी अपेक्षा मरुद या समतल मैदानी क्षेत्र में, जहां पर उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, वहां पर बसने के लिए प्राथमिकता देता है। एक नेक्स्ट बचा है, इसमें एक और बचा है मृदाएं। अगला है मृदाएं, चौथा। आप इसमें लिख सकते हो मृदाएं। देखो, मृदा दोमट मृदा हो, जो जलोढ़ या जलोढ़ कह सकते हैं। जलोढ़ मृदा में रहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होगी वहां पर, क्योंकि जलोढ़ मृदा एक उपजाऊ मृदा है। इसके अलावा वहां पर कृषि से संबंधित क्रिया होगी। अगर कृषि से संबंधित है तो कृषि से रिलेटेड बहुत सारे उद्योग उस क्षेत्र में लगेंगे, जिससे यहाँ पर रोजगार के साधन की उपलब्धता होगी, तो उस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक निवास करेगी। जैसे मान लेना आप यूपी बिहार उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश बिहार वाला क्षेत्र, वहां पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। तो उन क्षेत्रों में बहुत अधिक उद्योगों का भी विकास हो रखा है। किससे? कृषि से संबंधित उद्योगों की बात कर रहा हूं मैं, उनके बारे में बातचीत। तो याद रखना, जिस क्षेत्र की जलवायु, जिस क्षेत्र की मृदा, यानी जिस क्षेत्र की मृदा उपजाऊ, यानी दोमट या जलोढ़ मृदा है, तो वहां कृषि से संबंधित उद्योगों का विकास होगा, जो मानव के लिए रोजगार उपलब्ध कराएगा। जो मानव के लिए रोजगार उपलब्ध होगा, जिसके कारण उस क्षेत्र में
मानव बसाव अधिक होगा। यानी आप बताओ, बंजर भूमि वाले क्षेत्र में कौन निवास करना चाहता है? वहां पर किसी भी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होगी, कृषि नहीं होगी, तो वहां पर लोग निवास नहीं करेंगे। तो याद रखना, मृदा यानी जलोढ़ मृदा के क्षेत्र में मानव या क्योंकि जलोढ़ मृदा के क्षेत्र में या दोमट मृदा के क्षेत्र में अत्यधिक गहन कृषि के कारण मृदा, जलोढ़ मृदा और जो दोमट मृदा है ना, वो अत्यधिक उपजाऊ होने के कारण वहां पर गहन कृषि करते हैं। और गहन कृषि उन्हीं क्षेत्रों में की जाती है जहां पर जनसंख्या बहुत ही सघन पाई जाती है। तो मानव उसी क्षेत्र में निवास करेगा जिस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जो उपजाऊ होती है। मानव उस क्षेत्र में कम निवास करेगा जहां पर बंजर भूमि या रेतीली भूरी मिट्टी है, वहां पर और पानी की उपलब्धता नहीं हो पाती है, तो उन क्षेत्रों में निवास नहीं करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम आर्थिक कारक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक पढ़ेंगे। जय हिंद।